लैपटॉप सामने तकिए पर रखा हुआ था। वो बेड पर कोहनियों के बल औंधी लेटी हुई थी। स्क्रीन की रोशनी उसके चेहरे को चमका रही थी। वो थोड़ी तले हथेली रखे दूसरे हाथ की एक उंगली लैपटॉप के टच स्क्रीन पर फेर रही थी। लंबे सीधे स्याह बाल साइड पर पड़े थे। उसकी आंखें भी वैसी ही थी, स्याह बड़ी बड़ी आंखें और चांदनी जैसी चमक थी। और चेहरा मलाई का बना लगता था, सफ़ेद, साफ और चिकना सा। वो इसी मगर अंदाज में स्क्रीन पर नज़रें मरकूज़ किए टच पैड पर उंगली फेर रही थी। एक क्लिक के बाद कोई सफ़ा खुला तो उसकी मुतहरिक उंगली रुक गई। स्क्रीन पर जमी आंखों में ज़रा तफक्कुर उभरा और फिर बेचैनी। उसने जल्दी जल्दी 2-3 बटन दबाए। लोडिंग। अगले सफ़े के लोड होने के इंतज़ार करते हुए इसी मुस्तरिब अंदाज में उसने उंगली से चेहरे के दाएं तरफ से फिसलती लट्टें पीछे की। चंद सेकंड में सफ़ा लोड हो गया। वो बेचैन होकर चेहरा स्क्रीन के करीब लाई तो उसके बालों की चंद लटें फिसल कर फिर चेहरे के सामने आ गईं। जैसे जैसे वो पढ़ती गई उसकी आंखें हैरत से फैलती गईं, लब ज़रा से खुल गए और पूरा वजूद भी यकीनी में डूब गया। ढेर सारे लम्हे लगे थे उसको खुद को यकीन दिलाने में जो वो पढ़ रही थी बिल्कुल सच है। और जैसे ही उसके जहन ने यकीन की धरती को छुआ वो एक झटके से उठ बैठी। उसका फ़ोन साइड टेबल पर रखा था। उसने हाथ बढ़ाकर सेल उठाया और जल्दी जल्दी कोई नंबर डायल किया। रात की मुकद्दस खामोशी में बटनों की आवाज़ ने ज़रा इर्ताश पैदा किया। उसने फ़ोन कान से लगाया। दूसरी तरफ बेल जा रही थी। हेलो ज़ारा। शायद राब्ता मिल गया था। तभी वो बेहद शौक़ी से चहकी। कैसी हो, सो तो नहीं गई थी? दूसरी तरफ से उसकी दोस्त कुछ कह रही थी। वो लम्हे भर को सुनने के लिए रुकी और फिर हंस पड़ी। सारी बातें छोड़ो, मेरे पास जो बड़ी खबर है वो सुनो, उसने आजतन अपने बालों की लट को उंगली पर लपेटते हुए कहा। तुम यकीन नहीं करोगी, मैं जानती हूँ। अरे नहीं यार, दिलावर भाई की शादी के बारे में नहीं है। दूसरी तरफ से ज़ारा ने कुछ कहा तो उसने फ़ौरन तरदीद की। बल्कि तुम ऐसा करो, गैस करो मैं तुम्हें क्या बताने वाली हूँ। उसने एक हाथ से लैपटॉप साइड पर किया और तकिया निकाल कर बेड ग्राउंड से टेक लगा कर कहा। फिर उसने टेक लगा कर पाँव सीधे कर लिए। साथ साथ वो ज़ारा के अंदाज़ों की तरतीब भी किए जा रही थी। नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं। अरे मेरी शादी भी नहीं हो रही। जी नहीं, इरम की भी नहीं हो रही। सीरियसली ज़ारा, तुम्हारी सोच बस यहीं तक है? अब कान खोल कर सुनो तुम। वो आम ड्यूस एक्सचेंज प्रोग्राम याद है जिसके लिए हमने अप्लाई किया था? कैन यू बिलीव इट ज़ारा, यूरोपियन यूनियन ने मुझे स्कॉलरशिप के लिए सिलेक्ट किया है। दूसरी जानब ज़ारा इतनी ज़ोर से चीखी कि मोबाइल का स्पीकर बंद होने के बावजूद भी उसकी चीख पूरे कमरे में गूंजी थी। बिल्कुल सच कह रही हूँ ज़ारा, अभी 15 मिनट पहले मुझे यूनिवर्सिटी की मेल मिली है। और साथ ही लैपटॉप का रुख अपनी तरफ मोड़कर दोबारा गौर से स्क्रीन को देखा जहाँ 15 मिनट पहले ही सिलेक्शन मेल आई है। तुम भी फ़ौरन चेक करो, तुमने भी अप्लाई किया था, तुम्हें भी मेल आई होगी। वो फ़ोन एक हाथ में पकड़कर दूसरे हाथ से लैपटॉप ऑफ कर रही थी। लैपटॉप की स्क्रीन पर अंधेरा हुआ तो उसने हाथ बढ़ाकर स्क्रीन को बंद किया और साइड टेबल पर रख दिया। मैंने इस बांची को नेट पर देखा है, बहुत ही खूबसूरत यूनिवर्सिटी है, मगर वो थोड़ी देर को खामोश हो गई। दूसरी तरफ से इस्तफसार पर वो फिर से बोली, बस एक छोटा सा मसला है, हम अपनी फैमिलीज़ को इसके बारे में नहीं बताएंगे। धीमी आवाज़ में बोलते हुए उसने बंद दरवाजे को देखा। दरअसल स्पांजी में लड़कियों के हेड स्कार्फ पर पाबंदी है। उधर सर ढांपना मना है। घर वालों को बताकर मुतफक्किर करने की बजाय इस बात को गोल कर जाना। वैसे भी हम दोनों ही स्कार्फ नहीं लेती। उस पल खिड़की के बाहर कुछ खड़का हुआ था। वो चौंक कर देखने लगी। कद आदम खिड़कियों के आगे भारी पर्दे घिरे हुए थे। अलबत्ता पीछे जालियां खुली हुई थी। शायद उसका वहम था और सर झटक कर फ़ोन की तरफ मुतवज्जो हो गई। अब्बा ने मुझे कभी स्कार्फ लेने या सर ढकने पर मजबूर नहीं किया, थैंक गॉड। हाँ, इरम घर के बाहर स्कार्फ लेती है। उसके अबू तया फुरकान कुछ सख्त है ना। फिर वो बेड से टेक लगाते हुए नीम दराज होकर बताने लगी। परमिशन का तो कोई मसला नहीं है। अब्बा स्पेन जाने की इजाज़त ना देते, मगर तुर्की में भी सबीन पुप्पो रहती हैं तो वो मान गए थे। वैसे भी उन्हें अपनी बेटी पर पूरा भरोसा है। फिर वो चंद लम्हे अपनी दोस्त की बातें सुनती रही। ज़ारा खामोश हुई तो उसने फिर नफ़ी में सर हिलाया। कल नहीं, दावर भाई की मेहंदी कल है, तुम आ रही हो ना? और हाँ, मैं और इरम लहंगा पहन रहे हैं। सारे कज़न्स बहुत एक्साइटेड हैं, ख़ानदान की पहली शादी है ना। ओके, अब तुम जाकर मेल चेक करो, मैं भी सोती हूँ, रात बहुत हो गई है। अलविदाई कलमात बोलने के बाद उसने फ़ोन तकिया पर उछाल दिया। फिर बाहर जाने के लिए उठ खड़ी हुई। बाहर लाउंज खामोशी में डूबा हुआ था। हया ने आहिस्ता से अपने कमरे का दरवाज़ा बंद किया। नंगे पाँव चलते लाउंज से किचन में आई। स्याह कमीज़ और खुले ट्राउज़र में उसका कद और भी दराज लग रहा था। किचन में अंधेरा फैला हुआ था
वो दरवाजे पर रुकी और हाथ बढ़ाकर किचन के लाइट जलाई। सारी बत्तियाँ जल गईं। उसने आगे बढ़कर फ्रिज का दरवाज़ा खोला और पानी की बोतल निकालने को झुकी। झुकने से बाल फिसल कर सामने आ गए। हया ने नरमी से इनको पीछे हटाया और पानी की बोतल लेकर सीधी हुई। काउंटर पर रखे रैक से ग्लास उठाया और पानी ग्लास में अंडेलने लगी। तभी उसकी निगाह काउंटर पर रखी सफ़ेद चीज़ पर पड़ी। वो जैसे चौंक उठी। बोतल वहीं रखकर आगे आई। वो सफ़ेद आध खुले गुलाबों का बुके था, साथ ही एक सफ़ेद लिफाफा भी था। हया ने गुलदस्ता उठाया और धीरे से पास लाकर आंखें मूंदे उसको सूंघा। दिल फरेब ताजगी भरी महक उसमें उतर गई। फूल बिल्कुल ताज़ा थे, जैसे अभी तोड़े हों। जाने कौन यहाँ रख गया। उसने बंद लिफाफा उठाया और पलट कर देखा। उसके पते वाली जगह पर हया सुलेमान लिखा हुआ था। भेजने वाले का कोई पता नहीं लिखा था, बस कोरियर की टिकट लगी हुई थी और टिकट पर 1 रोज़ कबल की तारीख लिखी हुई थी। उसको तो कभी किसी ने यूँ फूल नहीं भेजे। ये क्या मामला था। उलझते हुए हया ने लिफाफा चाक किया। इसमें एक मोटा कागज़ था। उसने 2 उंगलियां डालकर कागज़ बाहर निकाला। सफ़ेद कागज़ बिल्कुल साफ़ था, ना कोई लकीर ना डिज़ाइन, बस उसके वस्त में 2 लफ्ज़ लिखे हुए थे, वेलकम टू सुबांची। वो सन्नाटे में रह गई। ये क्या मजाक था। भला ख़त भेजने वाले को क्या मालूम कि मैं सुबांची जा रही हूँ। ख़त पर तो 1 रोज़ कबल की तारीख लिखी हुई थी, जबकि कबूलियत की मेल तो अभी 15 मिनट पहले मिली। तो फूल भेजने वाले को 1 दिन पहले कैसे पता चल गया। अगर ज़ारा को इसने खुद ना बताया होता तो वही समझती कि इसकी हरकत है। ये ख़त सुबांची यूनिवर्सिटी की तरफ से भी नहीं आ सकता था, क्योंकि इस पर लोकल कुरियर की मोहर लगी हुई थी। फिर किसने भेजा है ये। वो पानी का ग्लास वहीं स्लैब पर रखकर बुके उठाकर सोचती हुई अपने कमरे में चली गई। नेक्स्ट एपिसोड में जानिए कि हया के साथ दूसरी कौन लड़की थी जिसने तुर्की में सुबांसी की स्कॉलरशिप हासिल की थी। हया को सफ़ेद गुलाबों का दूसरा बुके कब मिला और उसमें ऐसा क्या लिखा था कि हया फिर से सोचने पर मजबूर हो गई। और वो कौन था जो अड़ गया था कि शादी करूँगा तो हया से ही।